अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महवी शगदाद भट्टी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरे पेशेंट्स के लिए है और इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगी एयर वैक्स और उसके रिमूवल का या उसको निकालने का तरीका। देखें, अक्सर पेशेंट जो होते हैं वो मेरे पास कंप्लेन करके आते हैं, जैसे उनके कान जो हैं वो बंद महसूस हो रहे हैं, भारी महसूस हो रहे हैं, कान में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, या अक्सर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको सुनने में मसला होता है। जैसे बहुत सारे स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल जा रहे होते हैं, उनकी भी कंप्लेन ये होती है कि बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं, उनके कान बंद हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें या सबसे एक आम सी एक वजह की बात करें कि जिसकी वजह से ये तकलीफ़ जो पेशेंट को सामना करना पड़ता है जिस तकलीफ़ से, वो ये होती है कि कान के अंदर वैक्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। देखिए, कान के अंदर वैक्स होना कोई बीमारी नहीं है, इसलिए आप इसको लेके परेशान नहीं होना है आपने। कान के अंदर वैक्स जो है वो हर इंसान के अंदर बनता है, कुछ लोगों में थोड़ा-सा ज़्यादा वैक्स बनता है, कुछ लोगों में कम होता है। और अगर थोड़ा-सा कान के अंदर कोई वैक्स मौजूद है तो देखिए उसका तो कान की हिफाज़त का थोड़ा-सा काम होता है। और अल्लाह ताला ने एक नेचुरल एक तरीका रखा हुआ है कि जब हम खाते-पीते हैं, बात करते हैं, तो जब हमारे ये जॉ मूव करता है, तो वैक्स जो होता है वो निकल भी जाता है। लेकिन अगर समहाउ किसी भी वजह से अगर वो वैक्स नहीं कान से निकलता है ऐसे और बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो आप कोशिश ये करें कि ख़ास तौर पे उन माँओं से मेरी ये दरख्वास्त है कि जो बच्चों के कान के अंदर बॉल पेन का इस्तेमाल करती हैं और जो है वो कॉटन बड्स के ज़रिए ज़बरदस्ती बच्चों के कान साफ़ करने की कोशिश करती हैं और बच्चों के कान में जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो पानी डालती हैं, तेल डालती हैं, साबुन डालती हैं कि कान जो है वो साफ़ हो जाएँ। इवन कि कुछ फिंगर्स के साथ भी वो ज़बरदस्ती उसको निकालने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, वो इस वजह से कि उससे ना सिर्फ़ कान के बाहर वाला हिस्सा मुतासिर हो सकता है, बल्कि कान के अंदर एक छोटा-सा पर्दा मौजूद है, वो भी मुतासिर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वैक्स जमा हो रही है और बहुत तकलीफ़ दे रही है, परेशानी का बाइस है और जो-जो मैंने आपको चीज़ें बताई अगर इसकी वजह से हो रहा है, जैसे सुनाई में मसला, कान में दर्द, कान में ख़ारिश, भारीपन, इवन कि कुछ लोगों को भारीपन और चक्कर भी महसूस होते हैं। अगर ये तकलीफ़ आपको होती है तो आप ईएनटी क्लिनिक के अंदर आएँ और आप जो है वो अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से जो है वो कान के जो है वो वैक्स की जो है वो सफाई करवाएँ। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी भी कि किस तरीके से जो है वो ईएनटी क्लिनिक के अंदर जो है वो वैक्स निकाला जाता है और किन-किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए जब हम कान की जो है वो वैक्स निकाल रहे होते हैं या कान के अंदर की सफाई कर रहे होते हैं। मेरे साथ है मेरे पेशेंट, एक बहुत क्यूट सा पेशेंट है रेयान। और रेयान मेरे पास आए हैं स्पेशली इस कंप्लेन से हैं कि उनका कान में भारीपन था बहुत ज़्यादा और इचिंग हो रही थी, ख़ारिश थी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हम कान का मुआयना कर रहे हैं तो ये देखिए कान के अंदर कितना ज़्यादा जो है वो वैक्स इस वक्त मौजूद है। तो अभी हम रेयान की जो है वो कान की सफाई करेंगे और मैंने वीडियो रेयान की परमिशन। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो कान के अंदर से वैक्स निकाल रही हूँ। माइक्रोस्कोप से कान की सफाई करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो पेशेंट या उसके अटेंडेंट जो होते हैं वो खुद भी देख रहे होते हैं और दूसरा सबसे जो इसमें अच्छा जो वो पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो है वो मुझे बहुत अच्छा नज़र आता है। चूँकि आपको पता है कान और कान के अंदर वाला हिस्सा जो है वो बहुत छोटा-सा है और जब आप माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं तो आपको जो है वो बहुत अच्छा नज़र आता है। इसको साफ़ कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, रिलैक्स हो जाएँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा कान में जो जितना भी कचरा था ये हमने सारा निकाल दिया है। ये कान का जो है वो पर्दा। In the end of the video, I would like to give few tips, or you may say the take-home message for my juniors. Whenever you are dealing with a wax removal, there are few things you need to consider while doing this small procedure in your OPD. The first thing is that use the adequate size of the sample is air speculum so that you may not hurt your patient. One thing. Then always try to use a smaller size of the air suction, like 5 to 7 FR is enough for the wax removal.
Third thing is that never touch your air suction inside the external auditory canal, and never try to poke it into the tympanic membrane. Fourth point is always try to remove dry wax while doing this procedure in OPD. And you, what else you can do is you can give your patients 2 drops to liquefy or to soften that wax. Then you can remove it in your clinic. Next point is what you need to consider is it has been said that in the literature, whenever we are doing the air microsuctioning, and what happens is there is a sound which is generated by the suction, and the literature says that it is 80 to even 90 or 100 decibel. But it has been said that whenever you are doing a removal of the air suctioning, what happens is sound is generated. And if you put some liquefy agent on the time of the procedure, like if you're putting some saline drops, or if you're using any distilled water for the irrigation, that liquid increases the intensity for that particular sound, and that may hurt your patient. Like you can see that patient develops acute brief episode of the vertigo. Patient may complain of dizziness, patient may complain of earache, and patient may complain of tinnitus and hearing loss sometimes. So that is the reason, if you want to remove wax gently, and make it soften before the procedure. And if it's not soft, and if you can remove the dry wax, try to remove it. Otherwise, if you think that it is going to hurt your patient, abandon the procedure there, and then call your patient after 2 to 3 days. Next thing what you need to consider is always try to keep suction 5 to 10 mm away from the tympanic membrane, so that you may not hurt the tympanic membrane. And if you are getting closer to the tympanic membrane, as much as you get close to the tympanic membrane, the sound intensity increases. Although these are the few points, and but I must say that these are the mandatory points need to consider before doing air suctioning. Thank you.